हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विश्वजीत। तो आज हम डिस्कस करने वाले फोर्थ मॉक टेस्ट फॉर एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स। ऑलरेडी मैं 3 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुका हूँ जो कि यूट्यूब पर अपलोडेड है। आपको आई बटन में जाकर उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट रहेगा, जहां पर हम एरिथमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन और 5 क्वेश्चन फ्रॉम क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 जो पिछले साल पूछा गया था नया टॉपिक वाला क्वेश्चन, आज हम वो वाला डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का सेशन आप सब जो एस्पिरेंट है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स देने वाले हैं, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स देने वाले हैं, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। तो क्लास को शुरू करते। तो 20 क्वेश्चन का आज सेट रहेगा। आपको एग्जाम की तरह ये वाला सोचना है ताकि आप लोग रियल में एग्जाम दे रहे हो, खुद को सॉल्व करना है। अगर इसका आंसर आप निकल सकते हो तो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और अगर क्वेश्चन का पीडीएफ, कोई भी क्वेश्चन का, मैंने पिछले वाला क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। तो सेशन को शुरू करते। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने, वो फर्स्ट 10 क्वेश्चन आपके सामने होगा अरिथमेटिक से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इधर दिया हुआ है, क्या बोला गया उसको पहले पढ़ लेते। तो बोला गया है ए मिक्सचर कॉन्टेन्स मिल्क एंड वाटर इन द सर्टेन रेशियो। कुछ बोला नहीं गया है। तो मिक्सचर में मिल्क भी है, वाटर में है, कुछ सर्टेन रेशियो में है। रेशियो बोला नहीं गया है। व्हेन 24 लीटर of milk added into the mixture, the quantity of water become 30% of milk. जब 24 लीटर मिल्क को ऐड किया जाता है मिक्सचर में, तब जो वाटर का क्वांटिटी होता है वो बोला गया मिल्क का 30% होता है। इफ 24 लीटर वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, अगर 24 लीटर वाटर ऐड किया जाता है मिक्सचर में, इंस्टेड ऑफ मिल्क, मिल्क की जगह पर पहले क्या किया था, मिक्सचर में 24 लीटर मिल्क ऐड किया, जिसकी वजह से जो वाटर हुआ, वाटर का परसेंटेज मिल्क का 30% हुआ। अब बोला क्या गया है, अगर 24 लीटर वाटर ऐड किया जाता है तो इनटू द मिक्सचर इंस्टेड ऑफ मिल्क, द क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकम्स 14/7% लेस देन मिल्क। तब जो वाटर का क्वांटिटी बनेगा वो मिल्क से 14/7% कम होगा। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इनिशियली। तो मिल्क का क्वांटिटी इनिशियली क्या होगा, ये हमको पूछा गया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखते। तो अब पहले तो मान लेते इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, उसको हम मान लेते दैट इज एक्स। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क को हम मान लेते क्वांटिटी ऑफ मिल्क। अच्छा, initial quantity of milk, initial quantity of milk that is x और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट इज y हम मान लिए। अब बोला क्या गया है, पहले क्या किया था, पहले 24 लीटर मिल्क ऐड किया था दैट इज x प्लस 24 और नीचे y, जिसकी वजह से जो वाटर है वो 30% हुआ मिल्क का। अगर मिल्क 30% हुआ मिल्क, मतलब अगर मिल्क 100 होता है तो वाटर क्या होगा, दैट इज 30। क्योंकि वाटर क्या हुआ, मिल्क का 30% हुआ, तो मिल्क अगर 100 होता है तो वाटर आ गया 30। तो इसके इधर से रेशियो मिल जाएगा 10/3। तो इधर से हमको क्या मिलेगा, दैट इज 3x प्लस 72। 3 इंटू 24 करने से 72 आता है और इधर 10y, ये हमको मिल गया। सेकेंड अगर देखते, इसमें बोला गया है अगर मिल्क की जगह पर अभी वाटर ऐड किया जाता है तो क्या बनता है, दैट इज 24 लीटर वाटर ऐड किया जाता है तो मिल्क, वाटर क्या होता है, मिल्क से 14/7% कम होता है। 14/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 14/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है दैट इज 1/7। तो 1/7 मतलब 7 में एक कम, तो 7 में एक कम मतलब क्या है, दैट इज 6/7। 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7,
1/7, तो 14 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7। तो 7 अगर मिल्क है तो वाटर क्या बनेगा, एक कम, 7 से एक कम मतलब 6। तो इधर आ जाएगा वाटर क्या आ जाएगा 7, मिल्क आ जाएगा 7, तो वाटर आ जाएगा 6। एक बार फिर समझ लेते हैं ये वाला चीज़। क्या बोला गया है, बोला गया है अगर मिल्क की जगह पर वाटर को ऐड किया जाता है 24 लीटर मिक्सचर में, तो जो नया मिक्सचर बनता है उसमें मिल्क जो वाटर जो होगा वो मिल्क से 14 2/7% कम है। 14 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/7। अगर 7 मिल्क है तो वाटर क्या होगा, वो एक 7 से एक कम होगा, दैट इज 6। दैट इज मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा 7/6। अगर इसको सॉल्व करेंगे 6x इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज 7y प्लस 4 7 28 168। तो इधर क्या आ रहा है 6x माइनस 7y का वैल्यू आ रहा है 168, ठीक है। और इधर क्या आ रहा है, दैट इज 3x माइनस 10y का वैल्यू क्या आ रहा है -72, ठीक है। तो इसको अगर हमको क्या फाइंड आउट करना है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क फाइंड आउट करना है, मतलब x का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो x का, क्योंकि x क्या था, मिल्क था, तो हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम एक नंबर इक्वेशन को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको अगर हम 2 नंबर इक्वेशन को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, दैट इज इधर आता है 21x माइनस 70y इक्वल्स टू -7 2 14 49 50 504। और इधर क्या रहा है 60x माइनस 70y इक्वल्स टू आ रहा है 1680, ठीक है। तो इसको अगर हम माइनस ए वाला प्लस हो जाएगा, ए वाला माइनस हो जाएगा, तो ये वाला कट गया, इधर आ जाएगा, दैट इज 9 और 3 39x। और इधर क्या आ रहा है, दैट इज 4 8 1 6 5 5 1 2 2184 माइनस, अच्छा ये वाला भी माइनस में आ रहा है, माइनस माइनस कट जा रहा है। तो x का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज 39, x का वैल्यू आ रहा है 2184। 3 से काटेंगे 13, 3 से इसको काटेंगे 3 7 21, 3 2 6, 3 8 24। 13 से काटेंगे 13, 5 65, और इधर 13 5 65, 68 13 5 65, और इधर आ रहा है 13 5 65 और 68 आ रहा है इधर 13 6 68, दैट इज 56। तो x का वैल्यू, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमको पूछा गया था, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या आ जाएगा 56 लीटर। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क आ जाएगा 56 लीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 56 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो 56 लीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 56 लीटर। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। एक कुछ स्टूडेंट बोलेगा ये वाला तो लेंथी, बस अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो ये वाला क्वेश्चन को तो आप कुछ कैलकुलेशन तो आपको दिखाने के लिए हम करें। अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो इसको आपको कम टाइम लगेगा ये वाला क्वेश्चन को करने में, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन का तरीका यही है और दूसरा कोई अप्रोच नहीं जैसे हम उसको जल्दी कर सके। आपको कैलकुलेशन फर्स्ट करना पड़ेगा ताकि ये वाला क्वेश्चन का जो टाइम लगे वो कम कर सको, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशन को तो हम ऐसे ही बनाए जो आपको एग्जाम में आप लोग नहीं बनाएंगे। आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, उसको इक्वेशन बना फॉर्म करना है और उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, इसको देख लेते हैं। वैन परचेज टू डिफरेंट आर्टिकल ए एंड बी एट द सेम कॉस्ट। एक तो मैन दो आर्टिकल जैसी ए एंड बी उसको सेम कॉस्ट में बाय किया है। ही सोल्ड आर्टिकल ए एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, वो आर्टिकल ए को 20% प्रॉफिट में बेचा है, एंड आर्टिकल बी एट 10% लॉस, और आर्टिकल बी को 10% लॉस में बेचा है। इफ ही अर्न ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ₹40, अगर वो टोटल प्रॉफिट 40 रुपीज़ अर्न करता है, दोनों आर्टिकल को बेच कर जो प्रॉफिट अर्न करते हो अगर 40 रुपीज़ है, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। तो ईच आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे।
तो इधर बोला गया दोनों आर्टिकल है ए और बी, पहले आर्टिकल को 20% प्रॉफिट में, सेकेंड आर्टिकल को 10% लॉस में बेच रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है, दैट इज 40 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस पूछा गया ईच आर्टिकल का। तो कैसे करेंगे देखते। तो इधर आ गया ए, इधर आ गया बी, इधर ए, इधर आ गया बी। तो ए वाला कॉस्ट प्राइस, अच्छा पहले को 20% प्रॉफिट में बेचा है, तो इसका मतलब 20% प्रॉफिट मतलब क्या है, ये वाला पहले समझ लेते। 20% प्रॉफिट मतलब दैट इज 1/5। तो 5 प्रॉफिट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो 5 अगर कॉस्ट प्राइस है, 5 अगर कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, दैट इज इधर सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है 1। तो 5 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 1 प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस होगा दैट इज 6। तो कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो प्रॉफिट आ गया 1, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, दैट इज 6। सेकेंड केस में 10% लॉस हुआ है। 10% लॉस मतलब क्या है, 1/10। 10 क्या है सीपी, 1 क्या है लॉस, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, दैट इज 10 - 1 9। तो इधर से हमको सेलिंग प्राइस मिलेगा 9। तो कॉस्ट प्राइस आ गया 10, लॉस, इधर लॉस आ गया 1, और सेलिंग प्राइस आ गया 9। अब बोला क्या गया है, दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो हमको इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। इधर 5 कॉस्ट प्राइस है, इधर 10 है, तो इसको इक्वल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको। तो 2 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ए वाला आ जाएगा 10, ए वाला आ जाएगा 2, ए वाला आ जाएगा 12। तो इधर से हमको सब मिल गया, सेलिंग प्राइस मिल गया, प्रॉफिट मिल गया और कॉस्ट प्राइस मिल गया। अब बोला क्या गया, ओवरऑल प्रॉफिट जो हो रहा है उसका 40 हो रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट अगर देखते हैं, प्रॉफिट उसको 2 हो रहा है, लॉस उसको 1 हो रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट मतलब क्या है, ओवरऑल प्रॉफिट जो बोला गया है, ओवरऑल प्रॉफिट दैट इज टोटल ट्रांजैक्शन, उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, 2 - 1, दैट इज 1 का वैल्यू क्या बोला गया, 40। हमको पूछा गया ईच आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, ईच आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, 10 है। तो 10 का वैल्यू क्या होगा, दैट इज 400। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 400 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है फिर से बोल दे रहे। ए और बी दोनों आर्टिकल था, पहले आर्टिकल को 20% प्रॉफिट में, सेकेंड वाला आर्टिकल को 10% लॉस में बेचा है। और दोनों ओवरऑल ट्रांजैक्शन में अगर शॉपकीपर ने 40 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न किया है, तो एक एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना बोला है। तो 20% प्रॉफिट मतलब क्या है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। 5 अगर कॉस्ट प्राइस है, 1 प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 6। 5 + 1 6। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। 10 अगर, क्योंकि हमको प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो नीचे क्या बैठेगा, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस बैठता है। तो 10 अगर सीपी है तो लॉस क्या है, 1, क्योंकि 1 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10 - 1, दैट इज 9। इसको हम लिखे। अब बोला क्या गया, दोनों का कॉस्ट प्राइस इक्वल है। इधर भी अगर 10 है, इधर भी अगर 10 है, तो हमको इधर भी 10 लाना पड़ेगा। तो इधर 10 लाने के लिए क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई किए। सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई करने नहीं होगा, सबको हमको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो P × 1 × 2, इधर 2 प्रॉफिट हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 12। तो अगर हम देखते हैं टोटल ट्रांजैक्शन में जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 2 - 1, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। उसका वैल्यू क्या है, किसके इक्वल है, 40 के इक्वल है। तो हमको पूछा गया एक एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है। तो 10 का वैल्यू पूछा गया है, तो 10 का वैल्यू क्या होगा, 4 × 10, दैट इज 400। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट ए गॉट 65% मार्क्स व्हिच इज 24 मोर देन पासिंग मार्क्स, सॉरी वाला मार्क्स होगा, passing marks, while student B got 40% marks and failed by 6 marks। बोला गया है तो एग्जामिनेशन में स्टूडेंट ए को 65% मार्क्स मिला और वो 24 मार्क्स उसको, जो पासिंग मार्क्स है उससे 24 मार्क्स ज़्यादा मिला। बी बोला गया वाइल स्टूडेंट बी को 40% मार्क्स मिला और वो 6 मार्क्स से फेल कर गया। फाइंड द पासिंग परसेंटेज मार्क्स, पासिंग परसेंटेज मार्क्स पूछा गया है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे देखते। तो इधर जो दिया हुआ है दैट इज, तो इधर क्या बोला गया, एक पासिंग मार्क्स। तो अगर हम पास मार्क्स दोनों केस में ही सेम है। पास मार्क्स क्या है, पास मार्क्स दोनों केस में ही सेम है। तो फर्स्ट केस में अगर देखते,
फर्स्ट केस में ए को कितना परसेंट मार्क्स मिला, 65%, और 24 मार्क्स और ज़्यादा मिला पासिंग मार्क्स से। तो इसके मतलब क्या है, ए को अगर 65% मार्क्स मिला और 24 मार्क्स ज़्यादा मिला पासिंग मार्क्स से, तो पासिंग मार्क्स क्या होगा, 65% माइनस 24 फर्स्ट केस में। ये वाला गया फर्स्ट केस। फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में बोला गया है बी को 40% मार्क्स मिला और वो 6 मार्क्स कम मिला पासिंग मार्क्स से। तो इसके बाद पासिंग मार्क्स क्या होगा, 40% प्लस 6, क्योंकि 6 में ऐड कर देंगे तभी तो पासिंग मार्क्स आएगा। तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, तो 65% और इधर ये वाला परसेंटेज ले आएंगे तो माइनस 40% इक्वल्स टू क्या होगा, 6 प्लस 24। तो 25% का फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या होगा, 30। तो 100% का आंसर आ जाएगा 30 इंटू 100/25, दैट इज 120। तो 120 क्या आ गया, फुल मार्क्स आ गया। हमको पूछा गया पासिंग परसेंटेज मार्क्स पूछा गया। तो पासिंग परसेंटेज क्या होगा, पासिंग परसेंटेज हमको पास पहले तो पास मार्क्स फाइंड आउट करना है। तो 120 अगर टोटल मार्क्स है तो पास मार्क्स क्या है, तो पास मार्क्स क्या है, दैट इज 120 इंटू 65% बाई माइनस 24। तो 0 से 0 काटेंगे, 5 से 13, 5 से 2, 2 से 6, दैट इज 78 माइनस 24, 78 माइनस 24 दैट इज 454। तो पास मार्क्स आ रहा है 54। तो 54 120 का कितना परसेंटेज है, तो पास मार्क्स परसेंटेज क्या आ जाएगा, पास मार्क्स परसेंटेज आ जाएगा दैट इज 654 माइनस 120 बाई इंटू 100, दैट इज 0 से 0 काटेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 18 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 9 ज़ा 18, 5 9 ज़ा 45। तो इसका आंसर आ जाएगा पासिंग परसेंटेज मार्क्स का आ जाएगा 45%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो पासिंग परसेंटेज मार्क्स आ गया 45%। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 45%। ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पासिंग परसेंटेज आ जाएगा 45%। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है उसमें बोला गया है, उसमें बोला गया ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस डी इन डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स वाइल अपस्ट्रीम इट कवर्स सेम डिस्टेंस इन 40 आवर्स। तो क्या बोला गया, एक तो बोट डिस्टेंस डी को डाउनस्ट्रीम में कवर कर रहे 10 आवर्स में, सेम डिस्टेंस को अपस्ट्रीम में कवर कर रहा है 40 आवर्स में। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 25 किलोमीटर पर आवर। तो बोट का जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो क्या बोला गया, 25 किलोमीटर पर आवर है। फाइन डी का वैल्यू क्या है, ये हमको पूछा गया है। तो डी डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं डाउनस्ट्रीम में 10 आवर में, सेम डिस्टेंस को 40 आवर में कवर कर रहे हैं अपस्ट्रीम में। बोट का स्पीड स्टिल वाटर में क्या है, 25 किलोमीटर पर आवर। डी का वैल्यू क्या है हमको पूछा गया है। तो कैसे करेंगे देखते। तो डी डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कवर किया है। अच्छा, बोट का स्पीड स्पीड ऑफ बोट अगर 25 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड ऑफ बोट अगर 25 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम करंट क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम मान लेते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम मान लेते, दैट इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब बोला गया डी डिस्टेंस को 40 आवर में 10 आवर में कवर कर रहा है डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में कवर कर 10 आवर में, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड दैट इज डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगा, दैट इज d/10। अरे किसकी इक्वल होगा, दैट इज 25 प्लस एक्स, क्योंकि बोट डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, बोट के स्पीड के साथ स्ट्रीम का स्पीड ऐड हो जाता है, दैट इज d/25 प्लस एक्स का वैल्यू क्या है, d/10। और अपस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगा, अपस्ट्रीम स्पीड दैट इज d/40। तो अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगा, स्पीड में क्या होता है, बोट का स्पीड से
करंट का स्पीड माइनस होता है, दैट इज d/40। तो दोनों केस में हम दोनों का अगर देखते तो इधर क्या रहा है, इधर का हम d से क्या, d का वैल्यू क्या होगा, दैट इज 25 + x इंटू 10, क्योंकि इस डिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। इधर 25 - x इंटू 40, तो दोनों को हम इक्वल कर सकते। तो 25 + x इंटू 10 इक्वल्स टू क्या होगा, 25 - x इंटू 40 के इक्वल होगा। तो 0 0 कट जाएगा, तो 25 + x इधर क्या आ रहा है, दैट इज 100, 25 से -4x। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, x + 4x इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 125। तो 5x का वैल्यू अगर 125 है तो x का वैल्यू क्या होगा, दैट इज 25। तो x का वैल्यू 25 है, तो पूछा गया है हमको d का वैल्यू क्या होगा। तो d का वैल्यू क्या है, दैट इज d का वैल्यू एक इक्वेशन में बैठा देते। d का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 25 - x इंटू 40। तो d का वैल्यू आ जाएगा 25 + 25, ए भी लिख कर सकते इसको। 25 + 25 इंटू 10, दैट इज 50 + 10, 50 इंटू 10, दैट इज 500। तो d का वैल्यू आ जाएगा 500। तो आप d का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द d। 50 इंटू 10, दैट इज 500। एक बार फिर देख ले रहे कोई प्रॉब्लम हुआ कि नहीं। अच्छा, ओ -25, ये वाला -25 होगा। 100 से 25 माइनस कर देंगे। हंड्रेड से 25 माइनस होगा तो क्या होगा, दैट इज 75। तो 5x का वैल्यू 75, तो x का वैल्यू क्या होगा, 15। तो इधर आ जाएगा d का वैल्यू, दैट इज 25 + 15 इंटू 10। 25 + 15 इंटू 10, दैट इंटू 10, दैट इज 25 + 15 क्या होता है, 40। 40 इंटू 10, दैट इज 400। इसका करेक्ट आंसर होगा। टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 400। ऑप्शन नंबर 2 400 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड डी, तो डी का वैल्यू आ जाएगा 400 किलोमीटर। तो ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 400 किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो आपको तो एक क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम मैंने बोर्ड और स्ट्रीम से देखने को मिलेगा। इस टॉपिक में आपको अच्छा प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि ये वाला टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर। क्या बोला गया देखते। वब्बा स्टार्ट डूइंग वर्क। अच्छा, आफ्टर 16 डेज ही लेफ्ट द वर्क। 16 डेज के बाद वो काम छोड़कर चला गया। एंड रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय अमन इन 20 डेज, और रिमेनिंग वर्क को अमन कंप्लीट किया 20 डेज में। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क बाय भव्वा एंड चिरू टुगेदर। अगर भव्वा चिरू मिलकर काम को करता है तो कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। इफ एफिशिएंसी ऑफ भब्बा इज 25% मोर देन द अमन, अगर बोला क्या गया भब्बा का जो एफिशिएंसी है वो 25% ज़्यादा है अमन से, एंड 50% मोर देन चिरू, और 50% ज़्यादा है चिरू से, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। एफिशिएंसी एफिशिएंसी रेशियो, पहले हम एफिशिएंसी रेशियो निकालेंगे। एफिशिएंसी रेशियो एफिशिएंसी रेशियो क्या होगा, वब क्या क्या कौन कौन है, वब्बा है, वब्बा का हम बी लिख सकते हैं। फिर अमन है, ए वब्बा अमन और चिरू, ए बी सी, वब्बा अमन और चिरू। ए बी सी। अब बोला क्या गया, चिरू से
भब्बा 50% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो चिरू अगर 100 एफिशिएंट होगा तो भब्बा आ जाएगा 150। और बोला गया भब्बा जो अमन से 25% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो अमन का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, दैट इज़ 150 इंटू 100 बाई 125। 25% ज़्यादा बोला गया है, 25 से काटेंगे 5, 25 से काटेंगे 4, 5 से 30, दैट इज़ 120। तो इसका रेशियो क्या बन रहा है, एफिशिएंसी रेशियो 0 से 0 काटेंगे तो 12:15:10 ये आ रहा है अमन, भब्बा और चिरू का एफिशिएंसी रेशियो। अब बोला क्या गया है, भब्बा 16 डेज काम करने के बाद काम छोड़कर चला गया और रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट किया अमन ने 20 डेज में। तो टोटल वर्क अगर हम देखते हैं, टोटल वर्क का कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, टोटल वर्क कैलकुलेट करते हैं हम एफिशिएंसी इनटू डेज। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क है दैट इज एफिशिएंसी इनटू डेज, एफिशिएंसी इनटू डेज। तो इधर क्या है, भब्बा कितना काम कंप्लीट किया है, भब्बा कितने यूनिट काम कंप्लीट किया है, भब्बा का एफिशिएंसी क्या है 15 यूनिट्स पर डे, और 16 डेज काम किया है, दैट इज वो टोटल काम किया है 5 16 से 80, 8 16 1 से 16 8 240 यूनिट्स। तो भब्बा 16 डेज में कितना काम कंप्लीट किया है 40 यूनिट्स। और अमन ने कितना काम अच्छा अमन कितना काम कंप्लीट किया है, अमन ने कंप्लीट किया है 20 डेज में कितना काम, दैट इज 12 इंटू 20 दैट इज 240। तो टोटल काम क्या आ जाएगा, दैट इज 480 यूनिट। तो टोटल काम आ जाएगा 480 यूनिट। तो 480 यूनिट अगर टोटल वर्क है तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा 480 यूनिट्स। और अब बोला क्या गया है, बोला गया है ये वाला काम को कौन कर रहा है, दैट इज कर रहा है भब्बा और चिरू। कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा, तो भब्बा का एफिशिएंसी है 15 और चिरू का 10। तो नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड दैट इज 480 बाई 25, 5 5 ज़ा 25, 5 से काटेंगे 5 9 ज़ा 45, 5 6 ज़ा 80 30, दैट इज 5 से काटेंगे 5 19 ज़ा 40 95, 5 2 ज़ा 10, 19.2 डेज इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो भब्बा और चिरू अगर मिलकर काम करते हैं तो काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 19.2 डेज में कंप्लीट करेगा। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 19.2 डेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। अब बोला गया है प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 6 ईयर मोर देन द ऑफ दैट ऑफ बी। जो ए का जो प्रेजेंट एज है वो बोला गया 6 साल ज़्यादा है जो बी का जो प्रेजेंट एज है उससे, एंड 9 ईयर लेस देन दैट ऑफ सी। और क्या बोला गया, सी का जो प्रेजेंट है उससे 9 ईयर कम है। इफ एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी 39 ईयर्स, अगर एवरेज एज जो है ए बी एंड सी का वो अगर 39 ईयर्स है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड सी 7 ईयर हेंस। तो रेशियो पूछा गया ए और सी का एज का रेशियो क्या होगा 7 साल बाद, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ए का जो क्या बोला गया, ए का जो एज है प्रेजेंट 6 साल बाद, और बी का जो एज है 9 साल पहले, वो क्या है बी 6 ईयर मोर देन द बी दैट ऑफ बी। अगर बी का ए का एज बोला गया बी से 6 साल ज़्यादा है, तो इसका मतलब और 9 ईयर लेस देन दैट ऑफ सी, और 9 सी से 9 साल छोटा है। अगर हम देख लेते बी का एज को अगर मान लेते एक्स, बी का एज को अगर हम एक्स मान लेते एक्स ईयर्स, तो ए का एज क्या होगा, दैट इज एक्स प्लस 6 ईयर्स, 6 साल ज़्यादा बी से। और सी का एज क्या होगा, दैट इज एक्स प्लस 6, क्योंकि क्या बोला गया ए का जो एज है वो सी से 9 साल छोटा है, तो सी का एज क्या होगा 9 साल ज़्यादा होगा, एक्स प्लस 6 प्लस 9 ईयर्स दैट इज एक्स प्लस 15 ईयर्स, ए आ जाएगा। अब बोला क्या गया तीनों का एज का एवरेज बोला गया 39, तो एज का एवरेज मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए बोला गया 39/3। अब ए का एज क्या है एक्स, बी का एज है एक्स प्लस 6, सी का एज है एक्स प्लस 15 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 39। तो इसको अगर देखते 3x प्लस 21
बाई 3 इक्वल्स टू क्या आ रहा है 39 आ रहा है। 3 से काटेंगे 3 इधर 7, तो x प्लस 7 का वैल्यू क्या आ रहा है 39, तो x का वैल्यू क्या होगा 32। हाँ पूछा गया है रेशियो, पूछा गया है a का एज और c का एज 7 साल बाद जो होगा उसका रेशियो पूछा गया है। तो a का एज क्या होगा, तो अगर देखते b का एज क्या है 32 ईयर्स, a का एज कितना है 38 ईयर्स और c का एज कितना है 32 प्लस 15 दैट इज 47 ईयर्स। तो a का और c का एज का रेशियो पूछा गया है 7 साल बाद क्या होगा। तो a और c, a का एज जो है 38 ईयर्स, 7 साल बाद वो इसका एज प्लस 7 कर देंगे, c का एज 47 प्लस 7 कर देंगे, तो ए वाला आ जाएगा दैट इज 45, ए आ जाएगा दैट इज 54। तो 9 से काटेंगे 5, 9 से काटेंगे 6, 5:6 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 5:6 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक सबको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला गया है, that is the ratio of the total surface area of the and curved surface area of the cylinder is 3:2। क्या बोला गया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो बोला गया सिलेंडर का 3:2। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स रेडियस। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा गया है, अगर सिलेंडर का जो हाइट है वो अगर रेडियस से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम रेडियस सिलेंडर देख लेते हैं, सिलेंडर कैसे होता है। सिलेंडर ऐसे होता है, तो पूछा गया है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बोला, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो बोला गया 3:2। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का सरफेस एरिया। उससे पहले हम कर्व सरफेस एरिया जान लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया मतलब कर्व मतलब ए वाला पोर्शन, जो बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया, दैट इज इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr_h, 2πr_h और 2πr_h और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr_h प्लस इधर ए वाला 2π, ए वाला πr², ए वाला πr², 2πr²। तो ए वाला क्या होगा दैट इज 2πr_h, पाई प्लस आर, सॉरी आर प्लस एच, 2πr_h प्लस आर प्लस एच। इसका रेशियो बोला गया 3:2। ठीक है, तो हमको इसको अगर देखते 2πr_h आर, 2πr_h नहीं होगा, सॉरी 2πr होगा इधर, r प्लस एच बाई 2πr_h। इसका रेशियो बोला गया 3/2। 2 से 2 काटेंगे, पाई से पाई काटेंगे, आर से आर काटेंगे, तो आर प्लस एच बाई एच का वैल्यू क्या आ रहा है 3/2 आ रहा है। तो 2r प्लस 2h इक्वल्स टू 3h आ रहा है। तो अगर हम देखते तो 2r इक्वल्स टू क्या आ रहा है दैट इज h आ रहा है, तो h का वैल्यू 2r की इक्वल आ रहा है, तो h का वैल्यू 2r की इक्वल। तो बोला गया है जो सिलेंडर का हाइट है वो 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है रेडियस से, तो h इक्वल्स टू अगर 2r है तो h माइनस आर का वैल्यू क्या है 7, तो h मतलब 2r माइनस आर का वैल्यू 7, तो r का वैल्यू क्या आ गया 7, r का वैल्यू 7 है तो h का वैल्यू क्या होगा 2r था 14। तो इधर से हमको r का वैल्यू और h का वैल्यू मिल गया। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है दैट इज πr² h। तो वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज πr² h
पाई 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 इंटू 7, एच है 14। तो 7 से 7 काटेंगे, 7 टू ज़ा 14, 7 टू ज़ा 14 प्लस 1 15 इंटू 14, दैट इज 14 4 ज़ा 56, 5 14 5 ज़ा 70 75, दैट इज 14 1 ज़ा 14 और 7 2156 इसका करेक्ट आंसर। 2156 सेंटीमीटर क्यूब ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 2156 सेंटीमीटर क्यूब ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला गया है देख लेते। A train A which length 20% more than that of train B cross each other in 13.2 सेकेंड। ट्रेन ए जिसका लेंथ बोला गया 20% ज़्यादा है ट्रेन बी से, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है 13.2 सेकेंड में। वाई व्हेन मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ट्रेन ए ओवरटेक्स ट्रेन बी इन 66 सेकेंड। ट्रेन ए ट्रेन बी को ओवरटेक कर रहा है 66 सेकेंड में। व्हेन मूविंग इन सेम डायरेक्शन, जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड स्पीड ऑफ ट्रेन बी। तो ट्रेन ए और ट्रेन बी का स्पीड का रेशियो क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो बोला गया है ट्रेन ए का जो लेंथ है वो बोला गया 20% ज़्यादा है ट्रेन बी से। तो हम मान लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन बी, लेंथ अगर ट्रेन बी का लेंथ को हम मान लेते हैं दैट इज 100x, तो ट्रेन ए का लेंथ क्या होगा, लेंथ आ जाएगा ट्रेन ए का दैट इज 120x। ठीक है, अब बोला गया दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है 13.2 सेकेंड में, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो दोनों का टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो क्या होता है, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल लेंथ का इक्वल होता है। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा दैट इज टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू आ जाएगा सम ऑफ देयर इंडिविजुअल लेंथ दैट इज 100x प्लस 120x, इसका वैल्यू 220x। अब बोला गया कितना ट्रेन में कवर कर रहा है 13.2 सेकेंड में, जब अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है मतलब एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है, तब रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जब दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ मूव करता है तो रिलेटिव स्पीड सम ऑफ देयर इंडिविजुअल स्पीड होता है। तो जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड होगा सम ऑफ देयर इंडिविजुअल स्पीड। मतलब अगर हम ट्रेन ए का स्पीड को x मान लेते, x किलोमीटर पर आवर, x मीटर पर सेकेंड, और ट्रेन बी का स्पीड को अगर हम y मीटर पर सेकेंड मान लेते तो दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, x प्लस वाई मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है बोला 13.2 सेकेंड, मतलब टाइम तो क्या होगा, इसको अगर हम इक्वेशन बनाएंगे 220 बाई एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या आ रहा है दैट इज 13.2 ए वाला आ रहा है। अब सेकेंड केस में क्या बोला गया है, सेकेंड केस में बोला गया है जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है, ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस कर रहा है 66 सेकेंड में। तो इसमें भी टोटल डिस्टेंस तो सेम ही है 220x, बट रिलेटिव स्पीड जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल स्पीड होता है दैट इज x माइनस वाई मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है 66 सेकेंड, दैट इज 220x बाई x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ रहा है दैट इज 66। ठीक है, अब पूछा गया ट्रेन ए और ट्रेन बी का स्पीड का रेशियो क्या बनेगा। ठीक है, तो इधर अगर देखते हैं 11 से काटेंगे 10, तो 11 से काटेंगे 1.2, 11 से 20 सॉरी, और इधर काटेंगे तो 11 से 20, 11 से काटेंगे 6, 2 से 10, 2 से 3, तो 3x माइनस 3y का वैल्यू आ रहा है 10, और इधर 1.2x प्लस 1.2y का वैल्यू क्या आ रहा है दैट इज 20। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा
20 ए भी कर सकते थे इससे 13.2 एक्स और वाई का रेशियो तो ही पूछा गया है। डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस आपको नहीं लिखने से भी चलेगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, इसको ऐसे ही कर देते तब आसान रहेगा इसको आंसर निकालना। देखते क्या बोला गया, 220x डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दोनों ट्रेन जब ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करे x प्लस वाई इक्वल 13.2, और इधर 220x डिस्टेंस कवर कर रहा है, सॉरी a कर दो क्योंकि ऑलरेडी इधर x माना हुआ a, तो 220a कर दो इसको, तो 220a इधर आ जाएगा, दैट इज x माइनस वाई का वैल्यू दैट इज 13.2, इधर आ जाएगा 66। तो इधर क्या है, दैट इज 220x प्लस 220a का वैल्यू क्या आ रहा है, इधर 220a का वैल्यू आ रहा है 13.2x प्लस 13.2y, और इधर 220a का वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज 66x माइनस 66y। तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं 220a को, दैट इज 66x माइनस 66y इक्वल्स टू 13.2x प्लस 13.2y। तो 66x माइनस 13.2x इक्वल्स टू 13.2y प्लस 66y। तो इधर में क्या आ जाएगा, दैट इज 8 4 5 6 52.8x इक्वल्स टू इधर आ जाएगा 79.2y। तो x बाई वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज 79.2 बाई 52.8। 2 से काटेंगे 3 2 6, 9 2 18, 6 2 12, 2 से काटेंगे 2 2 4, 6 2 12, 4 2 8, 2 से काटेंगे 2 1 2, 18 8 2 16, 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 से 9 2 18, 6 9 2 18, 2 से 6 2 12, 6 2 12, 11 से 9, 11 से 6, 3 से 3, 3 से 2। तो इसका रेशियो आ रहा है एक्स वाई, वाई का रेशियो आ रहा है दैट इज 3:2। तो दोनों का स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है, 3:2, इसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों ट्रेन का स्पीड का रेशियो आ जा रहा है 3:2, ठीक है। तो दोनों ट्रेन का स्पीड का रेशियो क्या आ गया, 3:2। ऑप्शन नंबर 5 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, इसमें क्या दिया हुआ है, वेसल ए कंटेन्स 80 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। तो वेसल ए में 80 लीटर मिल्क है और वाटर है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो बोला गया 3:2 है। एंड वेसल बी कंटेन 110 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:4। वेसल बी में 110 लीटर का मिल्क एंड वाटर है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो बोला गया 7:4 है। If both the mixture are mixed in vessel C, अगर दोनों मिक्सचर को वेसल सी में मिक्स करते, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन वेसल सी। तो वेसल सी में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बन रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, वेसल ए और वेसल बी, वेसल ए में अगर 80 लीटर पूरा है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, दैट इज 3:2। तो मिल्क क्या होगा, दैट इज 5 16 40, और इधर है 5 16 40 16 32, ठीक है। और वेसल बी में बोला गया, वेसल बी मिल्क और वाटर का रेशियो है 110 लीटर, जिसमें मिल्क और वाटर कितना है ये हमको फाइंड आउट करना है। मिल्क और वाटर है दैट इज 7:4। तो 7:4 के रेशियो मिल्क और वाटर है, तो इधर मिल्क कितना आ जाएगा, दैट इज 1170 और वाटर आ जाएगा 40। अब बोला क्या गया है, दोनों में मिल्क जो है, दोनों वेसल ए और वेसल बी को मिक्स किया गया है वेसल सी में,
तो इसमें वेसल सी में मिल्क का क्वांटिटी कितना आ जाएगा, तो वेसल सी में मिल्क का जो क्वांटिटी आ जाएगा दैट इज 48 प्लस 70 दैट इज 8, 7 प्लस 4 11, और वाटर का क्वांटिटी कितना आ जाएगा 72। तो इसका रेशियो क्या बन रहा है, 2 से काटेंगे 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18, 2 से काटेंगे दैट इज 2 3 ज़ा 36, 59:36 वेसल सी का मिल्क और वाटर का रेशियो आ रहा है। ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वेसल सी में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 59:36, दैट इज ऑप्शन नंबर 5 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए आई होप आप ए वाला क्वेश्चन किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या बोला गया है, इसमें दिया हुआ है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 days एंड सीज एफिशिएंसी इज हाफ ऑफ एस एफिशिएंसी। ए और बी मिलकर एक काम को 24 days में कंप्लीट करता है और सी का जो एफिशिएंसी है वो बोला गया ए का एफिशिएंसी से हाफ है। इफ ऑल थ्री वर्क टुगेदर, अगर तीनों मिलकर काम करता है, दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 days, तो तीनों मिलकर अगर काम करता है तो काम को सेम काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। Find how many days are required to complete the work if B and C work together। तो कितना दिन टाइम लगेगा वो वाला काम को अगर बी और सी मिलकर कंप्लीट करते हैं तो कितना टाइम में वो वाला कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट तो बोला गया ए और बी मिलकर एक काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहे हैं दैट इज 24 days में, ए तो ये बोला गया है। और ए बी और सी तीनों मिलकर एक काम उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहे हैं दैट इज 20 days में, ये बोला गया है। तो इसमें इसका मतलब क्या है, दोनों का इधर टोटल वर्क हमको मिल जाएगा। तो टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क इक्वल्स टू क्या है दैट इज एलसीएम ऑफ 24 एंड 20, एलसीएम ऑफ 24 एंड 20 दैट इज 120 यूनिट टोटल वर्क है। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, इधर अगर एफिशिएंसी निकाले एफिशिएंसी तो एफिशिएंसी आ जाएगा 120/24 दैट इज 5 यूनिट पर डे एफिशिएंसी आ जाएगा। और ए बी सी का टोटल एफिशिएंसी आ जाएगा 120/20 दैट इज 6 यूनिट पर डे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर देखते हैं ए और बी का टोटल एफिशिएंसी आ गया 5 यूनिट पर डे, ए बी सी का एफिशिएंसी आ गया 6 यूनिट पर डे। तो इसका मतलब इधर से हमको ए का एफिशिएंसी मिल जाएगा, ए का एफिशिएंसी क्या है सी का एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो ए बी सी से अगर ए और बी का एफिशिएंसी माइनस कर देंगे तो सी का एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ सी होगा एफिशिएंसी ऑफ सी दैट इज 6 - 5 दैट इज 1 यूनिट पर डे। अब बोला क्या गया है, अब इधर बोला गया है सी का जो एफिशिएंसी है वो ए का एफिशिएंसी का हाफ है। तो सी का जो एफिशिएंसी है वो अगर ए का एफिशिएंसी का हाफ है, सी का एफिशिएंसी हमको मिल गया 1 यूनिट पर डे, तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा दैट इज 2 यूनिट पर डे, ये होगा 2 यूनिट पर डे। अब बोला क्या गया है बी और सी मिलकर काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो इधर से हमको बी का एफिशिएंसी भी मिल जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ बी, ए और बी का टोटल एफिशिएंसी क्या है दैट इज 5 यूनिट पर डे, उसमें से ए का एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे, तो बी का एफिशिएंसी आ जाएगा 5 - 2 दैट इज 3 यूनिट पर डे। तो हमको मिल गया बी का एफिशिएंसी क्या है 3 यूनिट पर डे है। अब हमको देखना है क्या ए बी और सी मिलकर काम को कंप्लीट कर रहा है, तो टोटल वर्क तो 120 यूनिट सी है, बी का एफिशिएंसी क्या है 3 यूनिट पर डे, सी का एफिशिएंसी है 1 यूनिट पर डे दैट इज 3 + 1, तो ये वाला आ जाएगा 120/4, ये वाला नंबर ऑफ डेज चले हो जाएगा 30। तो 30 डेज लगेगा इस काम को पूरा कंप्लीट करने में, अगर वो टोटल वर्क को बी और सी मिलकर कंप्लीट करना चाहता है तो ऑप्शन नंबर 3 30 डेज इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 30 डेज। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं वाला क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। अब जो पूछा गया है उसमें क्या बोला गया है, इधर एक तो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। 5 क्वेश्चन रहेगा, जो पिछले साल नैट पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया था, हम वो वाला क्वेश्चन ही लेकर आए। जो 5 क्वेश्चन इधर है जो न्यू पैटर्न बेस्ड, इसमें हमको क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 के बीच में कंपैरिजन करना है। तो पहले तो हम क्वांटिटी 1 का वैल्यू निकालेंगे, फिर क्वांटिटी 2 का वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों का वैल्यू के बीच में हमको कंपैरिजन करना है। तो क्वांटिटी 1 अगर देखते हैं,
क्वांटिटी 1 का जो बोला गया है इसमें बोला गया माइनस प्लस। अब पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्लास मेरा नहीं देखे, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ऊपर आई बटन में लिंक दिया होगा, आप जाकर देख सकते हो, ताकि कैसे हम बताए, कैसे आप ऑप्शन, कैसे आप साइन देखकर उसका वैल्यू, और कैसे आप विदाउट सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विदाउट सॉल्व करके उसका आंसर निकल सकते हैं। ठीक है, साइन का क्या रोल है उसमें हम वो भी बताए। वो बहुत सारा क्वेश्चन तो साइन देखकर ही बन जाता है। तो आज देखते, तो अगर हम पहले बोल चुके माइनस प्लस जब रहेगा, बी इधर है एक्स का कोएफिशिएंट का वैल्यू के साइन क्या है माइनस, और कांस्टेंट का है प्लस। माइनस प्लस जब होता है तो अब जो एक्स का दोनों वैल्यू निकलेगा x1 और x2, इधर x1 जो बड़ा वाला होगा और x2 जो छोटा वाला होगा, दोनों ही किस में आएगा, प्लस में आएगा। दोनों ही किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब देखते हैं 144 को अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं, दैट इज 144 को अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 टू ज़ 2, फिर 2 टू ज़ 4, 4 4 टू ज़ 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 3 144, 144 इंटू 2, और तो 2 बैठेगा, सॉरी 1 2 इंटू 2 4, 4 टू ज़ 8, 8 टू ज़ 16, 8 टू ज़ 16, 16 9 144। तो हमको 26 लाना है, तो 26 कैसे लाएंगे, 3 3 ज़ 9, 9 टू ज़ 18, 18 और इधर क्या है 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 18 प्लस 8 करने से 9 26 आ रहा है, 18 प्लस 8 करने से 26 आ रहा है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, प्लस 18 प्लस 8। अब क्वांटिटी 2 अगर देखते हैं, क्वांटिटी 2 अगर देखते हैं, क्वांटिटी 2 में क्या दिया हुआ 360, इधर भी माइनस है y का कांस्टेंट और y का साइन और कांस्टेंट का साइन प्लस में है, तो ये वाला भी क्या होगा, दैट इज प्लस प्लस में होगा। तो इसका मतलब 360 को अगर हम फैक्टराइजेशन करते तो क्या देखने को मिलेगा, दैट इज 3 टू ज़ 6 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, ये देखने को मिलेगा। तो इसको हमको 30 लेना है, तो 3 3 ज़ 9, 9 टू ज़ 18, 18 और 5 टू ज़ 10, 10 प्लस 10 इंटू 2 20, तो 3 3 ज़ 9, 9 टू ज़ 18 और 5 टू ज़ 10, 10 टू ज़ 20, 20 प्लस 18 करने से 30 रह रहा है, तो इसका वैल्यू भी प्लस 20 प्लस 18 में आ रहा है। तो इसका मतलब देखने को मिल रहा है क्वांटिटी 2 का जो ए वाला 20 वाला वैल्यू है, ए इससे भी बड़ा है, 18 से भी बड़ा है, 8 से भी बड़ा है, और क्वांटिटी 2 का जो 18 वाला वैल्यू है सिर्फ x1 का इक्वल है, x क्वांटिटी 1 का 18 से इक्वल है, x2 का जो वैल्यू है 8 से, ये वाला y का वैल्यू y1 y2 18 वाला 8 से बड़ा है। तो इसका मतलब अगर देखते क्वांटिटी 2 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्वांटिटी 1 होगा। तो क्वांटिटी 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्वांटिटी 1, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 ए वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वांटिटी 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्वांटिटी 1, क्योंकि क्वांटिटी 2 का जो y1 का वैल्यू है 20, वो x1 और x2 से बड़ा है। क्वांटिटी 2 का जो y2 का वैल्यू है 18, वो x1 का इक्वल है, x2 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्वांटिटी 2 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्वांटिटी 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बोला गया। क्वांटिटी 1 में क्या दिया हुआ है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 25 डेज। ए और बी मिलकर काम को 25 डेज में कंप्लीट करता है। बी एंड सी कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज। सी एंड ए कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो क्या बोला गया है, ए एंड बी मिलकर एक काम को 25 दिन में कंप्लीट करता है। बी एंड सी मिलकर उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है। सी एंड ए मिलकर सेम वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करता है। तो ए अकेला उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इधर जो बोला गया है, ए क्वांटिटी 1 का जो वैल्यू है, इधर जो बोला गया ए और बी मिलकर इस एक काम को, ए और बी मिलकर वही काम को कितना दिन में कंप्लीट करता है, 25 डेज में। बी और सी मिलकर उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, दैट इज 20 डेज में। और
सी और ए मिलकर उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, दैट इज 10 डेज में, ये बोला गया है। तो इधर से हमको टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क क्या होगा, तीनों का एलसीएम दैट इज 100। तो टोटल वर्क जो होगा वो 100 यूनिट होगा। टोटल वर्क क्या होगा, 100 यूनिट। तो इसका मतलब ए और बी का एफिशिएंसी क्या है, ए और बी का जो एफिशिएंसी है वो क्या होगा, दैट इज ए प्लस बी का जो एफिशिएंसी है वो होगा 100 माइनस बाई 25 दैट इज 4 यूनिट पर डे। बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या होगा, दैट इज 100 बाई 25 दैट इज 5 यूनिट पर डे। और सी प्लस ए का एफिशिएंसी क्या होगा, दैट इज 100 बाई 10 दैट इज 10 यूनिट पर डे। तो इधर से हमको क्या देखने को मिल रहा है, 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, 2 ए 2 बी सी, एफिशिएंसी 19 यूनिट पर डे। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, दैट इज 19 बाई 2 दैट इज 9.5 यूनिट पर डे। तो इधर एफिशिएंसी आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आ जाएगा दैट इज 19.5 यूनिट पर 9.5 यूनिट पर डे। तो इसका मतलब क्या बोला गया है, 9.5 यूनिट पर डे ए बी सी का एफिशिएंसी आ गया। अगर ए ने काम को कंप्लीट करना चाहा अकेला तो कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का टोटल एफिशिएंसी क्या है 9.5, और इधर से हमको बी प्लस सी का एफिशिएंसी पता है 5 यूनिट। तो माइनस कर देंगे तो हमको किसका एफिशिएंसी मिल जाएगा, दैट इज ए का एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या है 5 यूनिट पर डे। तो इधर से हमको क्या मिल जाएगा, ए का एफिशिएंसी क्या होगा, ए का एफिशिएंसी होगा 9.5 माइनस 5 दैट इज 4.5 यूनिट पर डे। तो अगर ए ने अकेला वाला काम को करना चाहा तो कितना दिन में करेगा, तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड दैट इज 100 बाई 4.5, पॉइंट उठाकर 0 5 9 से 45, 5 से काटेंगे 200, 200 बाई 9 क्या होता है 9 2 से 18, 29 2 से 18 22 2 बाई 9 डेज। तो 22 बाई 9 2 बाई 9 डेज इसका आंसर आ रहा है क्वांटिटी 1 का। अगर हम क्वांटिटी 2 को देखते हैं, क्वांटिटी 2 में जो बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है, क्वांटिटी 2 में बोला गया है दैट इज ए एंड बी कैन कम्प्लीट ए वर्क इन 15 डेज एंड 12 डेज। तो ए एक काम को 15 दिन में, बी एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। दे बोथ स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 days बी लेफ्ट द वर्क एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाई ए एंड सी टुगेदर इन 4 days। दोनों मिलकर ए और बी मिलकर काम को शुरू किया, बट 4 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया और रिमेनिंग वर्क को ए और सी मिलकर 4 दिन में कंप्लीट किया है। इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क, सी उसी काम को अकेला कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो इधर से अगर देखते ए काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा 15 डेज में, एक काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा दैट इज 15 डेज में, और बी को उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा 12 डेज में। तो इधर से हमको टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क होगा दैट इज 15 और 12 का एलसीएम क्या होता है 60 यूनिट। तो ए का एफिशिएंसी क्या है 4 यूनिट पर डे, बी का एफिशिएंसी क्या है 5 यूनिट पर डे। तो ए और बी मिलकर कितना दिन काम किया है 4 दिन। तो ए और बी मिलकर काम किया है 4 दिन, 4 डेज काम किया है, दैट इज 5 + 4 9 इंटू 4 कितना यूनिट काम किया 36 यूनिट। और रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, रिमेनिंग वर्क बचा है 4 5 24 यूनिट। रिमेनिंग काम बचा है 24 यूनिट, और उसी काम को कौन कंप्लीट किया है, ए और सी मिलकर कंप्लीट किया है। उसी काम को कंप्लीट किया ए और सी, कंप्लीटेड बाय ए एंड सी इन 4 डेज। ए और सी मिलकर कंप्लीट किया 4 दिन में। तो इसका मतलब ए और सी मिलकर कितना दिन में कंप्लीट किया 4 दिन में।
तो एक और सी का टोटल एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, 24 यूनिट को कंप्लीट किया 4 दिन में, दैट इज एफिशिएंसी आ जाएगा 24/4, दैट इज 6 यूनिट पर डे। क्या हो रहा है, 6 यूनिट पर डे। इधर से हमको ए का एफिशिएंसी पता है दैट इज 4, तो बी का सी का एफिशिएंसी हमको मिल जाएगा। तो सी का एफिशिएंसी क्या होगा, दैट इज 6 - 4, दैट इज 2 यूनिट पर डे। सी का एफिशिएंसी आ गया 2 यूनिट पर डे। तो सी का एफिशिएंसी अगर 2 यूनिट पर डे, तो सी को कितना टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने में, तो सी को टाइम लगा है टोटल वर्क कितना 60 यूनिट, और सी को टाइम लगा है, सी का एफिशिएंसी 2 डिवाइड करेंगे 30 डेज, तो सी को टाइम कितना लगा है 30 डेज टाइम लगा है। तो सी को वाला काम करने में पूरा करने में कितना टाइम लगा 30 डेज, और ए को, और इधर हमको क्या मिला है 22 2/9 डेज। तो हमको देखने को मिल रहा है क्वांटिटी 2 क्या है, क्वांटिटी 1 से बड़ा है, क्योंकि क्वांटिटी 2 का वैल्यू क्या आ रहा है 30 डेज, क्वांटिटी 1 का वैल्यू आ रहा था 22 2/9। तो इसका मतलब क्वांटिटी 2 जो होगा वो क्वांटिटी 1 से बड़ा है। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, और इसका आंसर है क्वांटिटी 1 लेस देन क्वांटिटी 2। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, क्वांटिटी 1 लेस देन क्वांटिटी 2। किसी जिसको दिक्कत हुआ एक बार फिर से एक वाला सेशन को देखिए, ताकि आप लोग को पूरा क्लियर हो जाए कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें देखते हैं उसमें क्या बोला गया है, टू बोट्स आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर। दोनों बोट एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द बोट इज 456 किलोमीटर। दोनों बोट के बीच में क्वांटिटी 1 का बोल रहे, दोनों बोट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 456 किलोमीटर है। बोथ बोट्स कैन ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। दोनों बोट का जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो 12 किलोमीटर पर आवर है। एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर। करंट का स्पीड बोला गया 5 किलोमीटर पर आवर है। द टाइम टेकन टू बाई द बोट टू मीट ईच अदर। तो कितना टाइम लगेगा दोनों बोट को मीट करने में, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्वांटिटी 1 को अगर देखते, डिस्टेंस बोला गया है दैट इज 456 किलोमीटर। तो दोनों बोट एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है। दोनों बोट अगर एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है और दोनों का ही बोट का स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में, और करंट का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम लगेगा मीट करने में, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब अगर देखते ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला बोला गया 456, तो एक बोट इधर से जा रहा है, एक बोट इधर से आ रहा है। तो ए वाला जो जा रहा है, अगर ए वाला डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो ए वाला क्या होगा अप स्ट्रीम में आ रहा है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, बोट का स्पीड प्लस करंट का स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड। तो पहले वाला बोट के केस में फर्स्ट बोट अगर मान लेते, फर्स्ट बोट का स्पीड क्या आ जाएगा, दैट इज 12 + 5, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, दैट इज 17 किलोमीटर पर आवर। और सेकेंड बोट के केस में जो स्पीड आ जाएगा वो आ जाएगा दैट इज 12 - 5, दैट इज 7 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड आ जाएगा दैट इज 17 + 7, 17 + 7 दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये वाला 17 7 24 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा हमको पूछा गया, टाइम आ जाएगा 456/24। 12 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 2 2 4, 2 2 4, 2 8 4 16, 2 6 12, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 6 से काटेंगे 6 1 6 6 52, 6 8 48, 4/6, that is 2 2 4, 2 3 6, 18 2/3। टाइम लगेगा 18 2/3 सेकेंड, आवर, सॉरी 18 2/3 आवर। क्वांटिटी ये वाला 1 का वैल्यू आ गया। क्वांटिटी 2 का अगर देखते हैं उसमें क्या बोला गया है, क्वांटिटी 2 में बोला गया है दैट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट दैट इज 7:4। बोट का स्पीड और स्टिल वाटर में और करंट का जो स्पीड है 7:4 रेशियो में है। ये बोट ट्रैवल 220 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स, फाइंड द टाइम टेकन बाई बोट टू ट्रैवल 240 किलोमीटर अप स्ट्रीम।
तो क्या बोला गया, अगर बोट ने 220 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 5 आवर में कवर किया है तो टाइम कितना लगेगा बोट को 240 किलोमीटर डिस्टेंस अप स्ट्रीम में कवर करने में, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो बोला गया है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट। तो बोट का स्पीड जो स्टिल वाटर में वो कितना है, अगर उसको हम 7 मान लेते हैं 7x, तो बोट का स्पीड स्टिल वाटर में, तो बोट का स्पीड अगर स्टिल वाटर में 7x है तो स्ट्रीम का स्पीड क्या आ जाएगा 4x। स्ट्रीम का जो स्पीड आ जाएगा दैट इज 4x। ठीक है, तो बोट बोला गया डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट का स्पीड प्लस करंट का स्पीड होता है, दैट इज 7x प्लस 4x 11x। और अपस्ट्रीम स्पीड क्या, अपस्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा, अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगा अपस्ट्रीम स्पीड दैट इज 7x बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड, दैट इज 7x माइनस 4x दैट इज 3x। अब बोला क्या गया है 220 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कवर किया है, 5 आवर टाइम लगा है, तो 220 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है डाउन स्ट्रीम में दैट इज 11x। 220 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया डाउन स्ट्रीम में, तो ये वाला क्या आ जाएगा दैट इज 220 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया डाउन स्ट्रीम में, 220 बाई 11x का वैल्यू क्या है दैट इज, इसका टाइम कितना लगा 5 आवर्स। और 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया अप स्ट्रीम में दैट इज 3x। इसमें टाइम कितना लगा है, टाइम कितना लगेगा ये हमको फाइंड आउट करना है। अच्छा, अगर हम देखते 11 से काटेंगे 20, 5 से काटेंगे 4, तो x का वैल्यू हमको क्या मिल गया 4 मिल गया। तो अगर हम देखते 240 किलोमीटर अगर डाउन स्ट्रीम में कवर करता है, सॉरी अप स्ट्रीम में कवर करता है, तो टाइम कितना लगेगा ये हमको फाइंड आउट करना है। x का वैल्यू हमको मिल गया 4, तो 240 बाई 3 इंटू 4, 4 से काटेंगे 460, 3 से काटेंगे 20, तो 20 आवर टाइम लगेगा। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में 240 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लग रहा है 20 आवर्स। और क्वांटिटी 1 का वैल्यू क्या रहा है 18/2/3 आवर, कितना टाइम लग रहा है 18/2/3। तो इधर से भी देखने को मिल रहा है क्वांटिटी 2 क्या है, क्वांटिटी 1 से बड़ा है। तो इधर से भी देखने को मिल रहा है क्वांटिटी 2 क्या है, क्वांटिटी 1 से बड़ा है। तो इसका आंसर भी आ जाएगा क्वांटिटी 1 लेस देन क्वांटिटी 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वांटिटी 1 लेस देन क्वांटिटी 2, समझ नहीं आएगा। इसका आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, 14 में बोला गया है दैट इज एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ नीलू एंड प्रीति। नीतू और प्रीति का एवरेज प्रेजेंट एज क्या है 28 ईयर्स। आफ्टर 4 ईयर्स रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:3। 4 साल बाद दोनों का एज का रेशियो क्या बनेगा 5:3 बनेगा। फाइंड द एज ऑफ नीतू आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल बाद नीतू का एज क्या है ये हमको पूछा गया है। तो नीतू क्वांटिटी 1 अगर देखते, इसमें बोला गया है नीतू और प्रीति का प्रेजेंट एवरेज प्रेजेंट एज दैट इज 28, मतलब टोटल एज क्या हो जाएगा दैट इज 56, 28 इंटू 2 दैट इज 56 ईयर्स आ जाएगा। अब बोला गया है 4 साल बाद दोनों का एज का रेशियो क्या है 5:3 है, मतलब दोनों का एज का रेशियो बोला गया नीतू का अगर 5x है, प्रीति का क्या होगा 3x 4 साल बाद। तो क्या करेंगे दैट इज 5 + 3x माइनस, इसको अगर 8 माइनस कर देंगे 4 साल दोनों से, दोनों में एक किसके इक्वल होगा 56 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब 8x माइनस 8 का वैल्यू क्या है 56, 8x का वैल्यू क्या होगा दैट इज 48, 8x का वैल्यू क्या होगा 6, x का वैल्यू अगर 6 है तो नीतू का एज क्या आ गया प्रेजेंट एज दैट इज 5x था, 5 × 6 दैट इज 30 ईयर्स। और प्रीति का एज आ गया 3 × 6 दैट इज 18 ईयर्स। अब बोला गया है नीतू का एज 2 साल बाद क्या होगा, तो नीतू का एज जो है 2 साल बाद क्या होगा दैट इज 30 + 2 32 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर। तो नीतू का एज जो होगा 2 साल बाद वो कितना होगा 32 ईयर्स।
तो 2 साल बाद नीतू का एज कितना है, 30 ईयर्स है उसका प्रेजेंट एज। 2 साल बाद उसका एज जो होगा 30 + 2 32 ईयर्स। ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वांटिटी 1 का वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गया। क्वांटिटी 2 का अगर देखते हैं, क्वांटिटी 2 में क्या पूछा बोला गया है, The sum of the ages of Priya and Kiran 6 years hence will be equal to the thrice the sum of their present age। दोनों प्रिया और किरण का जो एजेस का साम है 6 साल बाद, वो बोला गया किसके इक्वल है, थ्राइस ऑफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज। दोनों का प्रेजेंट एज का साम का तीन गुना है। 6 साल बाद दोनों का एज का साम अभी जो प्रेजेंट एज है दोनों का एज का साम का 3 गुना होगा। इफ एट प्रेजेंट प्रिया इज 4 ईयर्स ओल्डर देन किरण, अगर अभी प्रिया किरण से 4 साल बड़ा है, फाइंड द एजेस ऑफ किरण आफ्टर 4 ईयर्स। तो किरण का एज 4 साल बाद क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते हैं इसमें बोला गया है sum of the ages of Priya and Kiran that is 6 years hence will be equal to thrice the sum of their present age। तो इधर बोला सम ऑफ देयर एजेस ऑफ प्रिया एंड किरण 6 ईयर हेंस। अच्छा, तो प्रिया का एज अगर हम मान लेते x और किरण का एज अगर हम मान लेते y, तो दोनों का एज क्या आ रहा है, दोनों का एज का सम आ रहा है x + y प्रेजेंट एज का सम। वो बोला गया 6 साल बाद जो उसका प्रेजेंट एज का सम होगा दैट इज x + y + 12। वो बोला गया है क्योंकि 6 साल ऐड कर देंगे 12 साल हो जाएगा। वो बोला गया जो उसका जो प्रेजेंट एज का साम है उसका 3 गुना है, मतलब जो प्रेजेंट एज का साम है x + y उसका 3 गुना होगा, उसका 3 गुना होगा। ठीक है, तो 6 साल बाद दोनों का एज का साम अभी जो उसका प्रेजेंट एज है उसका साम का 3 गुना है, ये बोला गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे 3x + 3y इक्वल्स टू क्या है, x + y + 12। तो 3x। और एक चीज़ बोला गया है जो प्रेजेंट एज ऑफ प्रिया इज 4 ईयर्स ओल्डर देन किरण। अगर किरण का एज y है तो प्रिया का एज क्या होगा, y + 4। क्योंकि क्या बोला गया है y + 4 होगा क्योंकि प्रिया का जो एज है वो किरण से 4 साल बड़ा है। तो इसका मतलब y x के जगह हम y + 4 लिख सकते हैं। 3 × y + 4 + 3y इक्वल्स टू y + 4 + y + 12। तो इसको लिखेंगे 3y + 12 + 3y इक्वल्स टू आ जाएगा 2y + 16। अच्छा, 2y + 4 + 12 12 काट देंगे तो इधर आ जाए 6y - 2y इक्वल्स टू 4। तो 2y का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू क्या होगा 2। y का वैल्यू 2 है तो पूछा गया है फाइंड द एज ऑफ किरण आफ्टर 4 ईयर्स। किरण का एज 2 साल बाद क्या होगा, 4 साल बाद क्या होगा, किरण का भी प्रेजेंट एज कितना है 2। 4 साल बाद उसका एज होगा दैट इज 4 + 2 6 ईयर्स। तो इधर से हमको मिल गया किरण का एज क्या होगा 6 ईयर्स। ठीक है, तो आफ्टर 4 ईयर्स के बाद किरण का एज क्या होगा 6 ईयर्स। तो इसका आंसर आ गया 6। तो इसमें देखने को मिला क्वांटिटी 2 का वैल्यू आ रहा है 6 और क्वांटिटी 1 का वैल्यू था 32। तो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से बड़ा इसका आंसर आ जाएगा। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से बड़ा है क्योंकि क्वांटिटी 1 का वैल्यू आया था 32, क्वांटिटी 2 का वैल्यू आया 6 ईयर्स। तो इसका मतलब 32 6 से ज़्यादा है, तो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है दैट इज a box contains 6 balls, 4 white balls, 2 grey balls। 6 balls कंटेन करे उसमें से white ball is 4, grey ball is 2। if 3 balls are drawn from the box, अगर 3 बॉल को बॉक्स से उठा जाता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी देन 2 balls are white। क्या प्रोबेबिलिटी होगा दोनों बॉल व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बोला क्या गया है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वांटिटी को, उसमें क्या दिया हुआ है 6 बॉल है उसमें से 2 बॉल को उठाया जा रहा है और दोनों बॉल ही क्या होगा व्हाइट होगा। व्हाइट बॉल कितना है 4, तो 4c2 बाई 6c2 टोटल नंबर ऑफ बॉल से दोनों बॉल उठाया जा रहा है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 4c2 मतलब 4 × 3 बाई 2 × 1 बाई
6 इंटू 5 बाई 2 इंटू 1, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 3, तो इधर में क्या आ रहा है 6, इधर में आ रहा है 3 5 से 15, 3 से काटेंगे 2, 3 से 5 15, 2/5 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। एक बार फिर देख ले रहे क्या बोला गया, 4 वाइट बॉल था, 2 ग्रे बॉल था, इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, अच्छा सॉरी 3 बॉल्स बोला गया है, मिस्टेक हो गया, 3 बॉल्स उठाया गया है बॉक्स से, उनमें से बोला गया है क्या प्रोबेबिलिटी दोनों बॉल वाइट कलर का होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो इसको देखते, 6 बॉल से उसमें से 3 बॉल उठाया जा रहा है, उसमें से बोला गया दोनों बॉल क्या होगा, व्हाइट कलर का होगा, तो व्हाइट कलर का बॉल क्या है 4 है, 4 बॉल है व्हाइट कलर का, उसमें से 2 बॉल उठाया जा रहा है 4C2 इंटू 2 ग्रे बॉल है, उसमें से 1 बॉल उठाया जाएगा, अगर तीनों बॉल टोटल 3 बॉल उठाया जा रहा है, उसमें से अगर 2 व्हाइट कलर का है, इसका मतलब क्या है, एक ग्रे कलर का होगा, दैट इज 2C1 बाई 6C3, दैट इज 4 इंटू 3 बाई 2 इंटू 2, इधर आ रहा है दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 से 2 कट गया, 3 से 2 से 6 कट गया, और इधर क्या आ रहा है दैट इज 3 4 से 12, इधर 5 4 से 20, 4 से काटेंगे 3, 4 से 5, 3/5 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। और क्वांटिटी 2 का भी वैल्यू 3/5 ही है, क्वांटिटी 2 का भी वैल्यू 3/5 ही है, तो इसका मतलब 3/5 दोनों का इक्वल आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा क्वांटिटी 1 इक्वल्स टू क्वांटिटी 2, दोनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है। जिसको समझ में नहीं एक बार फिर बोल दे रहे, एक तो बॉक्स में 6 बॉल था, उसमें से 4 व्हाइट था, 2 ग्रीन कलर का, ग्रे कलर का था, तीनों बॉल उठाया जा रहा है रैंडम बॉल बॉक्स से, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी होगा, दोनों बॉल व्हाइट कलर का होगा, तो व्हाइट कलर का बॉल कितना था 4, उसमें से 2 बॉल उठाए जाने का प्रोबेबिलिटी क्या है 4C2, तो अगर दोनों थ्री बॉल में 2 बॉल व्हाइट कलर का है, तो एक बॉल कितना हो, क्या कौन सा कलर का होगा, ग्रे कलर का, ग्रे कलर का बॉल कितना है दैट इज 2 है, ग्रे कलर का बॉल कितना है 2, तो 2 से एक बॉल उठाया जा रहा है 2C1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है 6 बॉल से 3 बॉल उठाया जा रहा है 6C3, तो इसको हम सॉल्व किए तो इसका आंसर आ गया 3/5 जो कि क्वांटिटी 2 का इक्वल आ रहा है, तो क्वांटिटी 1 इक्वल्स टू क्वांटिटी 2 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अगर आए क्वेश्चन एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको आंसर, इसका आंसर। अभी आ गया DI लास्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा DI टॉपिक से। द टेबल गिवन बिलो शोज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शर्ट्स एंड पैंट sold by 5 shops and percentage by which shirt are sold more than pants। तो क्या बोला गया इसको देखते हैं। एक तो टेबल में 5 शॉप का नाम दिया हुआ है, उसमें बोला गया डिफरेंस बिटवीन सोल्ड नंबर ऑफ शर्ट्स एंड पैंट्स और शर्ट जो बेचे जा रहा है उसका डिफरेंस वैल्यू दिया हुआ है, और इधर परसेंटेज वैल्यू में बोला गया परसेंटेज ऑफ व्हिच शर्ट आर सोल्ड मोर देन पैंट्स, तो पैंट से कितना परसेंटेज ज़्यादा शर्ट्स बेचा गया है उसका परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है इसमें। तो इधर हम टेबल बना लिए, तो हम क्या करेंगे, हम पहले ही बोल चुके मेरा जो DI करने का तरीका हो क्या है, DI को मैं टेबल फॉर्म में अरेंज कर लेता हूँ ताकि मैं जो फर्दर क्वेश्चन आ जाता है उसको हम इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर जो दिया हुआ है 15, दोनों शर्ट और पैंट का डिफरेंस क्या है 96, और इधर पैंट से 15% ज़्यादा शर्ट बेचे जा रहा है, तो इसका मतलब 15% का वैल्यू क्या आ जाएगा दैट इज 96, तो 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा दैट इज 96 इंटू 15 बाई 15 बाई इंटू 100, तो 15 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा 100, 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, दैट इज 2 2 ज़ा 4, 3 2 640, तो पैंट्स आ गया 640, तो शर्ट कितना होगा 640 प्लस 96, दैट इज क्या आ जाएगा दैट इज 6 9 और 6 13, 9 और 4 13 1 736, तो टोटल आ जाएगा 6 7 1 3 3 7 6। अब अगर देखते समझ में ना आए जिसको एक बार फिर बोल दे रहे, तो 100% क्या था, बोला क्या गया है परसेंटेज अबव व्हिच शर्ट आर सोल्ड मोर देन पैंट्स,
शर्ट कितना परसेंटेज ज़्यादा बेचा गया है पैंट से। अगर पैंट 100% हुआ तो शर्ट कितना परसेंट होगा, 115%। 15% का वैल्यू हमको दिया हुआ है, दोनों के बीच में डिफरेंस 96। तो 100% मतलब क्या था, पैंट्स का वैल्यू निकाले 640। तो 640 अगर पैंट्स है उससे 96 ज़्यादा शर्ट बेचा गया है, तो 640 प्लस 96 कर दिए 736 हमको मिल गया शर्ट। अब अगर देखते हैं 12.5% का वैल्यू क्या है, 55। 12.5% मतलब क्या है, 1/8। 1/8 का वैल्यू अगर 55 है तो एक का वैल्यू क्या होगा, दैट इज 55। 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40, 44। तो पैंट्स का वैल्यू आ जाएगा 440, उससे 55 ज़्यादा शर्ट बेचा गया है, दैट इज 594, इसका आंसर आ जाएगा। फिर अगर देखते हैं 20% का वैल्यू क्या है, 99। तो 20% का वैल्यू अगर 99 है तो 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज 99 इंटू 100/20, दैट इज 5। 5 9 ज़ा 45, 4 5 9 ज़ा 45 प्लस 4 495। तो इधर आ जाएगा 495 पैंट्स। ठीक है, सेम टाइप 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या था, 1/8। 1/8 का वैल्यू क्या है, 55। तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 440। 1 मतलब क्या है, 1 का वैल्यू आ जाएगा 12.5% का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 440। तो 440 अगर इसका वैल्यू है पैंट्स का, तो शर्ट क्या होगा, उससे 55 ज़्यादा होगा, 495 होगा। पैंट्स अगर नेक्स्ट में अगर बोला गया 20% आर में, शॉप आर में 20% का वैल्यू क्या है, 99। तो 100% का वैल्यू आ जाएगा 495। तो शर्ट आ जाएगा, दैट इज पैंट आ जाएगा 495, शर्ट कितना आ जाएगा 495 प्लस 99। तो क्या ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 18 19 1 5 596 596। फिर अगर देखते 22.5% का वैल्यू 162 की इक्वल है, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 22.5%। तो 22.5% का वैल्यू अगर 96 162 की इक्वल है तो 100% क्या होगा, दैट इज 162/22.5 इंटू 100 0 5 से 5 4 से 25 है 25 5 200 5 9 से 45 5 4 से 20 90 9 से काटेंगे 9 1 से 9 720 आ जाएगा पैंट्स। तो शर्ट आ जाएगा 720 प्लस 162, दैट इज 2। 6 प्लस 2 7 8 7 प्लस 1 8 882। फिर अगर देखते हैं 24/7%, 28/4% इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, दैट इज 28/4% को अगर हम कैलकुलेट करेंगे 28 इंटू 7 करने से क्या हो रहा है, 56 7 to the 14 plus 5 196 196 plus 4 that is 200/700, that is 2/7। तो 2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज 124। 2 से काटेंगे 6 to the 12 2 to the 4। तो 1 का वैल्यू क्या आ रहा है, 7 to the 14 6 to the 432 434 सॉरी। तो पैंट्स आ रहा है 434, तो शर्ट कितना आ जाएगा 434 प्लस 124। तो याद कर देंगे, दैट इज 4 प्लस 4 8 3 प्लस 2 5 4 प्लस 1 5। तो इसको ऐड करेंगे 5 9 प्लस 4 13 1 8 9। फिर आ रहा है 11 1 18 19 1 10। फिर आ रहा है 2 8 प्लस 2 10 1 8 8 16। फिर आ रहा है 8 प्लस 4 12 1 3 प्लस 1 4 प्लस 5 9 5 प्लस 4 9 992। तो इधर से हमको सब डेटा मिल गया, कितना शॉप ने कितना शर्ट बेचा है, कौन सा शॉप ने कितना शर्ट बेचा है, कितना पैंट बेचा है, टोटल कितना बेचा है, ये हमको सब डेटा मिल गया। अगर हम क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन को हम इधर अरेंज तो टेबल बना चुके हैं। तो इसमें अगर फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाई शॉप आर एंड नंबर ऑफ पैंट सोल्ड बाई शॉप टी। तो आर जो शर्ट बेचा है, आर कितना शर्ट बेचा है, दैट इज 594। और शॉप टी ने जो पैंट बेचा है वो कितना 434। इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 594 माइनस 434। तो डिफरेंस आ जाएगा 0 160।
तो इसका डिफरेंस क्या, ऑप्शन नंबर 3 160 इसका आंसर आ रहा है। तो डिफरेंस क्या पूछा गया है, शर्ट जो बेचा गया है शॉप आर की द्वारा और जो पैंट्स बेचा गया है शॉप टी के द्वारा, उसका डिफरेंस आ रहा है 160। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाई शॉप आर एंड नंबर ऑफ पैंट सोल्ड बाई शॉप टी। सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, तो इसको क्रॉस मार दो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ शर्ट एंड पैंट सोल्ड बाई शॉप क्यू। शॉप क्यू शर्ट और पैंट मिलकर कितना बेचा है, दैट इज 935 शॉप क्यू ने शर्ट और पैंट मिलकर कितना टोटल बेचा है, 935 बेचा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 935। अगर इसको हम टेबल बना लेते तो कितना आसान होता है इसका आंसर निकालना, कोई भी आंसर को हम जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। अगर टेबल नहीं बनाओगे तो बार बार क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, इसलिए टाइम वेस्ट होगा। प्री में अगर टाइम वेस्ट करोगे तो आपको एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल है। तो आपको टाइम बचाना है, आपको वे निकालना है कैसे आपको उसको अरेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 19, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पैंट सोल्ड बाई शॉप पी एंड दैट बाई शॉप आइस। तो पैंट जो बेचा गया है शॉप पी और शॉप एस की द्वारा, इसका रेशियो पूछा गया है। शॉप पी ने पैंट बेचा है 640 और शॉप एस ने पैंट बेचा है 720। तो इसका रेशियो क्या बनेगा, 8 8 से 64, 8:9 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 8:9 इसका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पैंट सोल्ड बाई शॉप आर इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन पैंट सोल्ड बाई शॉप क्यू। जो पैंट बेचा जा रहा है शॉप आर की द्वारा, शॉप आर ने कितना पैंट बेचा है, 495। वो बोला गया कितना ज़्यादा और कम है, कितना परसेंटेज ज़्यादा कम है जो शॉप क्यू ने जो पैंट बेचे उससे। तो शॉप क्यू ने कितना पैंट बेचा है, 440। तो 495 बाई 440 माइनस 440 बाई 440 इंटू 100 होगा, तो इधर आ जाएगा दैट इज 555 बाई 440 इंटू 100। 11 से काटेंगे 5, 11 से 40, 8, 100 बाई 8 करेंगे तो 12.5% इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीका से कोई भी क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कैसे आपको अप्रोच लगेगा डीआई क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कैसे आपको क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 का क्वेश्चन देगा तो किस अप्रोच से आप सॉल्व करोगे। आई होप आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा। सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपको उसको भी फ़ायदा मिले, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस तरह का वीडियो और आपको मिलेगा ताकि आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन को मजबूत बनाने के लिए।